Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the exercise introduction of chapter 2 relation and function class 11th CBSE. बेटा रिलेशन एंड फंक्शन हमारा क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही नज़रिए से नहीं है जो सभी बच्चों को लगता है कि सर इसका मार्क्स वेटेज ज़्यादा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वो एक रीज़न तो है ही बेटा, ये हमने कोर्स स्ट्रक्चर जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने आपको बताया था जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो 23 मार्क्स का वेटेज रखती है, तो नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें सेट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा चैप्टर 1 उसकी नॉलेज होनी यहाँ पे ज़रूरी है। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो हमारे 11th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारी 12th क्लास के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ होगा, ये हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में यूज़ होगा। ये 12th क्लास का पहला ही चैप्टर अगेन रिलेशन एंड फंक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें वहाँ पे पढ़ना है, हमें लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 12th क्लास में पढ़नी है, उसमें इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यूज़ देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसका यूज़ देखने को मिलेगा, आपको इंटीग्रेशन में भी इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से यूज़ देखने को मिलेगा। तो नो डाउट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको रिलेशन और फंक्शन और सेट थ्योरी अगर आपको आती है तो इन फ्यूचर आप लोग भूखे नहीं मरने वाले हैं, ठीक है ना, जोक्स अपार्ट। बट रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो इस चैप्टर को हमें बड़े प्यार से बड़े ही आराम से पढ़ना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको उतने ही आराम से हम सारी चीज़ें सिखा पाएँ, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें शुरू करना है जहाँ से हमने फर्स्ट चैप्टर में छोड़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने लास्ट में वेरियस ऑपरेशंस पढ़े थे सेट पे। अब हमें एक नया ऑपरेशन और पढ़ना है जिसको हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम ऑर्डर्ड पेयर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Ordered pair. Let capital A and capital B be two non-empty sets and let small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. Then an element of the form A comma B is called an ordered pair. बेटा इस शक्ल का, इस फॉर्म का जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर क्यों पड़ा? ऑर्डर आप सभी जानते हैं किसी एक सीक्वेंस, किसी एक क्रम को कहा जाता है, तो इसमें ऐसा क्या था कि इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर कहा? तो बेटा इसको ध्यान से देखो, इन एन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जो हमारा पहला एलिमेंट होता है, जो हमारा स्मॉल ए है इसको हम पहला एलिमेंट ट्रीट करते हैं, और जो हमारा स्मॉल बी होता है इसको हम सेकंड एलिमेंट ट्रीट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई है? ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले लिखा होता है उसको पहला एलिमेंट कहा जाता है, और जो दूसरा एलिमेंट लिखा होता है उसको हम दूसरा एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब एक नोट पढ़ते हैं, a कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू b कॉमा ए। हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं कि a कॉमा बी को जल्दी जल्दी में b कॉमा ए के इक्वल लिख देते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। जनरली हमारा ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होता है। अब इक्वल नहीं होता है तो इक्वल कब होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो बेटा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको इक्वल दिखाने हैं तो इसका मतलब आपको क्या शो करना है? आपको उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट इक्वल करने हैं एंड बाद में सेकंड एलिमेंट्स को इक्वल करना है। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है बेटा? चलिए देखते हैं। Let capital A and capital B be two non-empty sets. The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. अब देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं। आपको दो सेट लेने और दोनों के दोनों बेटा कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए, विच मीन्स एटलीस्ट एक एक एलिमेंट तो दोनों में होना ही चाहिए, ठीक है ना। और उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से A क्रॉस B, और इसको हम A क्रॉस B भी पढ़ सकते हैं, A एंड B भी पढ़ सकते हैं, ठीक है।
and is defined as the set of all ordered pairs a comma b where small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट का, ये बेटा कैसा सेट होता है, इसमें कौन एलिमेंट्स होते हैं, अभी तक जो आपने सेट पढ़े थे उसके अंदर एलिमेंट्स जो आ रहे थे, ये सेट उन सेट से टोटली डिफरेंट सेट है। इसमें पहली बार ऑर्डर्ड पेयर नाम का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है हमने, ठीक है ना। तो इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स किस शक्ल के होने वाले हैं बेटा, इस शक्ल के होंगे, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आपको इस सेट के एलिमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे मिलने वाले हैं, जहाँ हमारा स्मॉल ए जो होगा वो कैपिटल ए से बिलोंग करना चाहिए एंड स्मॉल बी हमारा कैपिटल बी से बिलोंग करना चाहिए। शुद्ध सरल भाषा में अगर इसको हम सीखें तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यहाँ तक आप सभी को डेफिनेशन पार्ट क्लियर हुआ इसका। अब इस डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए हम एक एग्जांपल और यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि ए क्रॉस बी आपको कैसे लिखना है, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1,2,3 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। हमने दोनों ही सेट में तीन तीन एलिमेंट्स रखे हैं। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी सेट में एक या दो एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए तीन तीन एलिमेंट यहाँ पे रख लिए हैं, ठीक है ना। अब देखो हम ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं। अब ए क्रॉस बी, अभी आपने डेफिनेशन में देखा कि ए क्रॉस बी के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए एंड जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन है, 1 2 3। तो हमने सपोज ले लिया 1 को हमने ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट की जगह रख दिया। तो अब ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरे एलिमेंट की जगह खाली है वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा, 3 पॉसिबिलिटी हैं। 3 एलिमेंट्स वहाँ पे आ सकते हैं, ये चीज़ सभी को क्लियर है। वहाँ पे ए भी आ सकता है, वहाँ पे बी भी आ सकता है, वहाँ पे सी भी आ सकता है। तो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, ठीक है। सेम हमें 2 के साथ करना है। अब अगर ऑर्डर्ड पेयर का हमने फर्स्ट एलिमेंट 2 को ले लिया तो सेकेंड एलिमेंट के लिए हमारे पास अगेन 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, 2, A, 2, B, 2, C। सेम विथ 3 A, 3, B, 3, C, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया ए क्रॉस बी हम कैसे लिखते हैं। अब ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। इसको हम डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यहाँ देखिए हमने ये सेट ए बना लिया, ये सेट बी बना लिया, ठीक है ना। सेट ए के एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, सेट बी के एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया है। अब यही जो हमने ए क्रॉस बी यहाँ पे डिफाइन किया था, इसको हम डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो देख लेते हैं। देखो 1 हमारा सेट बी के ए से भी रिलेटेड है, तो हमने एक एरो से इसको डिनोट किया कि 1 और ए आपस में रिलेटेड है। एक ऑर्डर पेयर हमने 1 के साथ बी का भी लिया है, एक ऑर्डर पेयर हमने 1 के साथ सी का भी लिया है, तो तीनों के साथ इसको लिंक कर दिया हमने यहाँ पे। सेम हमें 2 के साथ करना है, 2 भी तो ए के साथ लिंक है। यहाँ पे देखो 2, A है, ऐसे 2, B है, तो एक एरो यहाँ से 2 से बी तक बना दिया, ऐसे 2 से सी तक। सेम विथ 3 कर दिया हमने। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, डायग्राम की फॉर्म में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दो सेट का। अच्छा, अब एनसीईआरटी में इसका एक और रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, वो है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम एक्सेस बना के करते हैं। ये चीज़ बेसिक जो होता है, ये चीज़ आपको क्लियर है कि कोई भी चीज़ अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है तो सबसे पहले हम एक्सेस बनाते हैं, हम एक्स एक्सेस बनाते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बनाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब लेकिन देखो, आपने माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर करो कि सेट में सिर्फ नंबर्स ही नहीं होते हैं, सेट में एलिमेंट्स की जगह कुछ भी हो सकता है बेटा, बुक्स भी हो सकती हैं, बॉल्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स को, हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, हम बुक्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे डिनोट करें, ठीक है। एक्स एक्सिस एक किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। माइनस एक्स एक्सिस, एक्स डैश जो हमारा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आप सभी को पता है ना। ग्राफ में हम
एक्सिस बनाते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस, इसमें 0 से इधर तक हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं एंड 0 के लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। सेम हमारे पास जो हमारी ऑर्डिनेट एक्सिस होती है, इसमें भी 0 से ऊपर की साइड हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलते हैं एंड नीचे की साइड हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स मिलते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अब देखो, लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ज्यों की त्यों है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं, तो इनको एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए भी हमने एक तोड़ निकाला है। वो कैसे बेटा, हमने यहाँ पे एक्सिस का नाम नहीं दिया इनको, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रखना। हमने एक डॉटेड लाइन से आपको दिखाने की कोशिश की है। अब देखो, इस डॉटेड लाइन पे हमने सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, इस डॉटेड लाइन पे हमने सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। अब जहाँ पॉइंट ए और 1 इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हमने 1, ए नाम दिया है। ऐसे हमने 1 और बी के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने 1, बी बोला है। ऐसे ही सी के साथ सेम विथ 2 कर देंगे हम एंड सेम विथ 3। तो दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया बेटा। ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो भी बताया, और डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने वो भी आपको बताया, ठीक है ना। अब जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला है, वैसे ही हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब बी क्रॉस ए निकालना है तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट बी से होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहाँ से आना चाहिए बेटा, सेट ए से होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है। तो सेट बी का पहला एलिमेंट अगर सपोज हम ए को ले लें, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे एलिमेंट की जगह वापस से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर 1, ए, 1, ए, 2, ए, 3। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर ऑर्डर्ड पेयर में हम पहले पोजीशन पे अगर बी को रख देते हैं, तो अगेन हमारे पास वापस से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेम विद सी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम कैसे लिखते हैं। अब बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, तो चलिए उन ऑब्जर्वेशंस को भी देख लेते हैं। अब हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती है बेटा, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल होता है, विच मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अब ये कैसे हुआ, देखो बेटा, हमने ऑर्डर्ड पेयर जब आपको पढ़ाया था तो हमने ये बताया था कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल होते हैं, विच मीन्स ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। अब देखो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन होते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं, एंड बी क्रॉस ए में भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं। अब यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो ए कॉमा बी की शक्ल का होगा, यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो बी कॉमा ए की शक्ल का होगा। तो आप जानते हैं कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर नॉट इक्वल्स इन जनरल, विच मीन्स ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि दोनों हमारे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते जनरली। अब ये जनरली इक्वल नहीं होते तो इक्वल कौन से केसेस में हो सकते हैं, तो देखो बेटा, हमने एक नोट के जरिए आपको बताया यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ए और बी को अगर हम नॉन एम्प्टी सेट ले ले तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारा इक्वल कब होगा बेटा, जब हमारा ए और बी इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बेटा, कि देखो अगर इनमें से हम एक भी एम्प्टी ले लें, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपने दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट लिए और आपने ये लिखवाया कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, कब, जब ए और बी इक्वल होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो देखो अगर एक भी एम्प्टी मैं यहाँ पे ले लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो बेटा, अगर एक भी सेट को हम एम्प्टी ले लें तो क्या होगा, वो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 5 इफ वन ऑफ ए और बोथ आर एम्प्टी। अगर हमारे एक भी सेट ए और बी में से कोई एक भी या दोनों के दोनों भी अगर एम्प्टी हो गए तो हमारा जो ए क्रॉस बी है बेटा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, वो क्या हो जाएगा बेटा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन में इस नोट की बात करते हैं। अगर क्या होता कि इस नॉन एम्प्टी वर्ड यहाँ पे नहीं दिया होता, या इनमें से एक मैं एम्प्टी ले लेता, सपोज हम बी सेट को यहाँ पे एम्प्टी सेट मान लेते हैं, तो क्या होता बेटा, ए हमारा कुछ भी हो सकता है
और सेट बी को हमने एम्प्टी ले लिया, तो उस कंडीशन में भी तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? अगर सेट बी हमारा एम्प्टी सेट है और सेट ए के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी सेट हो सकता है, सपोज हमने एक सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, चाहे ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो, वो तो एम्प्टी ही आएगा। और सिंस आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट हमारा यूनिक होता है, तो वो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? लेकिन हमारा ए और बी तो इक्वल नहीं है ना, बी एम्प्टी है और ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। तो ये चीज़ क्लियर है। ये नोट कब पॉसिबल है? जब दोनों सेट हमारे कैसे हों बेटा, नॉन एम्प्टी। तो इस वर्ड का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो अंडरलाइन दिस वर्ड नॉन एम्प्टी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ कि ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वो इनफाइनाइट कब होगा? तो अगर बेटा हमारा ए और बी में से कोई एक भी या दोनों के दोनों भी अगर इनफाइनाइट हो जाए, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? इफ वन ऑफ ए और बी और बोथ आर इनफाइनाइट, देन ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस अब सभी बच्चे अब तक जान गए होंगे कि हमारा जो ए क्रॉस बी होता है वो भी एक सेट होता है। इस चीज़ को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है ना? अब अगर सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी बात की जाएगी कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारी अगली ऑब्जर्वेशन की, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, या विच मीन्स ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है ना? तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इसको। अगर हमारे सेट ए की कार्डिनलिटी m है, सेट बी की कार्डिनलिटी n है, विच मीन्स सेट ए में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, m इंटू एन विच इज इक्वल्स टू mn। तो ये चीज़ क्लियर हुई, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब देखो बेटा, हमने जैसे 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, उसी तरीके से हमें 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। और वो कैसे होगा बेटा, लेट ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। अब देखो वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर था, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैविंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम बी एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम सी। तो जैसा हमारा 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो रहा था कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए था और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए था, तो यहाँ पे 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी वही सेम रूल फॉलो होने वाला है कि 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आप करेंगे तो जो आपका ऑर्डर ट्रिपलेट होगा उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से एंड तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हुई बेटा। सेम बेसिस पे आपको कोई भी एग्ज़ाम में या कहीं पे भी आपको n टपल्स तक भी अगर आपको दे दिया जाए तो उसका मतलब भी सेम रहने वाला है। अब देखो, अगर आपको n फाइनाइट सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे दे दिया जाए, सपोज आपको a1 a2 अप टू an तक कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है n सेट्स का, तो उसके अंदर अब एलिमेंट्स कैसे होंगे बेटा, n टपल का एलिमेंट्स आ जाएगा जिसका पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एंड nth एलिमेंट आपके nth सेट का। तो ये चीज़ क्लियर हुई, कंसेप्ट सेम रहने वाला है, जैसा 2 सेट के लिए किया वैसा ही 3 सेट के लिए होगा, वैसे ही 4 सेट आ जाएंगे तो भी वैसा ही होगा, वैसे ही अगर n सेट आ जाएं तो भी ये सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन विद ऑल द फोर्स यू हैव। जितनी आप में जान है उससे लाइक बटन को दबाओ यार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू बेटा।